हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, टारगेट सीरीज हमारी इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों की बिल्कुल ऑल्टरनेटिवली एक साथ बढ़िया तरीके से चल रही है। उम्मीद करता हूं आप दोनों के दोनों कंटेंट या फिर जो आपके लिए रिलेवेंट है वो आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जीएसटी में आज हम आ गए हैं डे 3 पर, और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपना एक बहुत बड़ा हाथी जीएसटी का सप्लाई शुरू करा था और सप्लाई में जो उसकी मीनिंग है वो क्लियर करी थी, आज उसी पर्टिकुलर हेडिंग को, सप्लाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे डे 3 में टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, कहने का मतलब यह है, मीनिंग ऑफ सप्लाई में हमने ये समझ लिया हमें किन किन तरह की ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करना है। भाई ये ट्रांजैक्शन है, अगर ऐसी ट्रांजैक्शन होगी तो वो जीएसटी के अंदर आएगी, उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर हम टैक्स लगाएंगे। दैट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 के शेड्यूल 1, 2, 3 हमने उसमें पढ़े। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपने उस कैटेगरी को, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन टाइम कब उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा? सामान खरीदा गया तब लगेगा, या खरीदने के लिए हमने टर्म सेट कर ली तब, या फिर जब उसकी पेमेंट रिसीव होगी तब? आप उस ट्रांजैक्शन का जो टाइम है कि किस मोमेंट पर सरकार का ये हक बन गया है, सरकार का ये राइट बन गया है कि इस पर टैक्स मांगा जा सकता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डे 3। दैट इज व्हाट टाइम ऑफ सप्लाई। इजी है, बड़े प्यार से आपको समझ आएगा। एंड ऑब्वियसली कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर आपका रेज होता है तो आपने पूछना है। डे 3 टारगेट सीरीज टाइम ऑफ सप्लाई। दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हमें स्पेशली यहां पर दो सेक्शन जो हैं वो अच्छे तरीके से समझने, वही हमारा मेन कंटेंट होगा। हालांकि दो नहीं, तीन है। सेक्शन 12, सेक्शन 13, ये तो टाइम ऑफ सप्लाई को लेकर इंडिकेट है हमारे जीएसटी में। एक छोटा सा पोर्शन हम सेक्शन 31 का भी पढ़ेंगे जो हमें इनवॉइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बहरहाल मैं जरा सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के बारे में आपको एक बार आइडिया दे देता हूं। देखो, जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो मेनली सप्लाई, जब मीनिंग ऑफ सप्लाई हमने शुरू करा तो वहां पे हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी, गुड्स की और सर्विसेज की। भाई हमारा जो एक्ट है, जो हमारा टैक्स का ये लॉ है, वो क्या है? गुड्स एंड सर्विस एक्ट। तो गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई हम गुड्स के लिए भी डिटरमाइन करना सीखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई हम सर्विसेज के लिए भी कंसिडर करना सीखेंगे। जो गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि गुड्स के केस में हमें अलग अलग केसेस में फॉरवर्ड चार्ज होगा, रिवर्स चार्ज होगा, वाउचर वगैरह लोगों को दे दिए जाते हैं सर्विसेज लेने के लिए। इन कंडीशंस में हम कब आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है मानेंगे? तो गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओके, वो हमें मिलेगी सेक्शन 12 में। और जब हम सेक्शन 13 की बात करेंगे तो वो रिलेट करेगा किसके साथ? सर्विसेज के साथ, कि सर्विसेज के केस में हम किस तरीके से अपनी टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो दैट विल बी द कंटेंट। लेकिन उससे पहले आइए जरा ध्यान देंगे फटाफट से। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इश्यू फॉर सप्लाई ऑफ गुड, टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 31। जरा पहले इसके ऊपर एक नजर डालते हैं, इंपॉर्टेंट नजर डालते हैं। देखिए, समझिएगा बात को। मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं, ठीक है? मैं आपको उसकी पेमेंट दे रहा हूं, आप मुझे सामान जो है दे रहे हो। गुड्स जो है वो मेरे पास आ गए, पेमेंट आपके पास चली गई, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है? तो सर, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का मतलब है कि भाई हाँ, कुछ कागज वगैरह, कुछ बिल वगैरह हमारे पास होना चाहिए, और उस बिल के ऊपर, उस डिटेल आपके इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको मेंशन करना पड़ सकता है कि भाई क्या खरीदा, कितने का खरीदा, क्या प्राइस था, टैक्स लगा तो उसमें कितने का टैक्स इंक्लूड है, वगैरह वगैरह। ओके, इसी चीज को हम नाम देते हैं क्या? टैक्स इनवॉइस। तो कायदे से नॉर्मली, अगर हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन की बात करें, जब मैं आपको पेमेंट दे रहा हूं और आप मुझे गुड्स दे रहे हो, उस टाइम पर टैक्स इनवॉइस बन जाना चाहिए। दैट्स द नॉर्मल थिंग। टैक्स इनवॉइस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि टैक्स इनवॉइस में जो डेटा है, एक तो ऑब्वियसली गुड्स का, और उसमें डेट मेंशन होती है, और उस डेट से ही हम टाइम ऑफ सप्लाई को निकालना सीखेंगे, उसमें उसका क्या रोल है वो समझेंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने से पहले, चाहे वो गुड्स की बात हो, सर्विसेज की बात हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आपने उसका जो बिल है, जो उसका टैक्स इनवॉइस है, जो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो कब जारी करा, वो कब आपने कंप्लीट करा। तो इसीलिए दोस्तों सेक्शन 31 में पहले
टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पर जाने से पहले हम जरा ये समझेंगे कि हमें उसका जो बिल है वो कब तैयार कर देना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, एक हाइलाइटर यहां पे ऐड कर लेते हैं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, अगर सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ओके, तो जब आपने रिमूवल करा गुड्स का तब आपका टैक्स इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए। किसी अदर केस में जब डिलीवरी के लिए गुड्स अवेलेबल हैं तब जारी हो जाना चाहिए। सर थोड़ा सा इलेबोरेट करिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात, जब आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो, मेरी एक दुकान है, सिंपल सी दुकान है, शॉप है, वहां पे सामान रहते हैं, आप आए झोला लेके, आप लाए अपना ट्रक लेके, आप आए अपना छोटा हाथी लेके कि भैया यार इस पे सामान जो है मेरे को लदवा दीजिए, ये इतने सारे के सारे बोरे हैं वो कर दो, या ये आपकी जो कंटेनर्स हैं वो जरा मेरे लोड करवा दो। मैंने ठीक है भाई करवा देते हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या बोला जाएगा? मूवमेंट ऑफ गुड्स बोला जाएगा। और मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में आपको इनवॉइस कब तक जारी कर देना चाहिए? जब आपने गुड्स को रिमूव करा, उसके बाद नहीं। ये लीगल टाइम है, ये इस पर हो जाना चाहिए। आप बाद में कर रहे हो कर लो, उसमें क्या है, लेकिन सरकार ने बोला कि जब आपने गुड्स को रिमूव करवा दिया, उसकी मूवमेंट करवा दी, उसके टाइम पर आप जो है, सीधी सी बात है, अपना टैक्स इनवॉइस बना देना। ओके सर, अदर केस क्या हो सकते हैं? देखो अदर केस काफी हद तक सिमिलर भी हैं, वो भी, उसमें भी आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकती है। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो सरकार ने भी सिर्फ बचने के लिए बोला है। ठीक है, मेरी दुकान पे सामान पड़ा था, आप आए, मैंने लोड करवा दिया, ठीक है, तो मैंने गुड्स को रिमूव करवाया। ये भी तो हो सकता है मेरा सामान कहीं और पड़ा है, मैं सिर्फ बैठा फोन पे बात कर रहा हूं कि भाई साहब अपना छोटा हाथी ले जाओ अपना वहां पे, और वहां बंदा होगा, उससे सामान ले लेना जब आपका मन करे, दैट्स इट। तो इसको लोग अदर केसेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो सरकार ने बस ये चीज लिख दी। दोनों का लॉजिक एक ही है। वो एक कह रहा जब आपकी आंखों के सामने गुड्स रिमूव हुए तब इनवॉइस जारी कर दो, ठीक है। और अगर तुम कह रहे हो कि भाई तुम्हारा बंदा कहीं और बैठा, तुमने बस खाली फोन मिलाया, तुमने रिमूवल नहीं करवाया गुड्स का, तुमने मूवमेंट नहीं करवाई, कोई बात नहीं, आपने वो गुड्स जो हैं, आपने वो गुड्स अवेलेबल करा दिए ना, कि भाई खरीदार, ओ रेसिपिएंट, आपके लिए जो आपके गुड्स हैं अवेलेबल हैं, आप उठा सकते हैं, तब आप उसका टैक्स इनवॉइस जारी कर दो। देर मत करो, आज सामान उठा लिया, कल बिल बना देंगे, परसों बिल बना देंगे, चक्कर मत करना, सरकार ये कहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कंटिन्यूस सप्लाई हो, कंटिन्यूस सप्लाई, लगातार सप्लाई है, रेगुलर बेसिस पर आप सामान जो है सप्लाई कर रहे हो उनको, जैसे पाइपलाइन के थ्रू कोई कमोडिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट आपका कंटिन्यूस सप्लाई, रेगुलर बेसिस पर। तो आपको मालूम होगा जब कंटिन्यूस बेसिस पर, लगातार बेसिस पर गुड सप्लाई होते हैं, कोई कमोडिटी सप्लाई होती है, तो उनकी स्टेटमेंट, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो इशू करी जाती है कि भाई हाँ आपका जो बिल है वो इतना बन गया है, पेमेंट कर दीजिए। तो बस जब आप बेसिकली वो स्टेटमेंट इशू कर रहे हो, वो जब आप स्टेटमेंट इशू कर रहे हो, ठीक है, या पेमेंट उसकी रिसीव कर रहे हो जिस टाइम पर, उसी टाइम पर आपको अपना इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, अपना इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, स्पेशली जब आप उसकी, अरे बाप रे वॉच को क्या हो गया, हाँ जी, जब आप उसका स्टेटमेंट जारी कर रहे हो, ठीक है। सर एक ये वाला केस भी हो सकता है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा बेसिकली। सर सामान भिजवा दिए, हमने सर रिमूवल करवा दिया गुड्स का, हमने मूवमेंट करवा दी गुड्स की, सरकार कह रही जी बिल बनाओ, टैक्स इनवॉइस जारी करो। आपने बोला जी अभी भेजे हैं, वो चेक कर रहे हैं, अभी वो भी मतलब कह रहे हैं कि नए गुड्स से चेक करके देखेंगे तब अप्रूव करेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? तो जब अप्रूव करें तब आप इनवॉइस जारी कर देना। हाँ जी, जब अप्रूव करेंगे तब जारी कर देना। कब अप्रूव कर रहे हैं? कि जी 5 साल का समय मांग रहे हैं। अरे ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई? तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा। डेट ऑन विच रेसिपिएंट इंडिकेट एक्सेप्टेड, जिस डेट पर वो कह दे कि हाँ गुड्स अच्छे हैं, या फिर 6 महीने का समय है, डेट ऑफ रिमूवल से 6 महीने का समय है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो टैक्स इनवॉइस की ड्यू डेट मान ली जाएगी। आपने गुड्स भेजे, उसने 3 महीने बाद बोल दिया हाँ जी गुड्स बढ़िया है एकदम, तो 3 महीने बाद की डेट। उसने 5 महीने बाद बोला, 5 महीने बाद की जो डेट है बढ़िया डेट। उसने बोला 8 महीने बाद, ना 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 ना, मैक्सिमम 6 महीने का टाइम है। उस 6 महीने, जैसे 6 महीने खत्म हुए, उसने गुड्स अप्रूव करे या नहीं करे, वो टैक्स इनवॉइस की ड्यू डेट मानी जाएगी। ओके,
तो ये एक जारी करने का तरीका देखो, कायदे से मैं आपको बताऊं, रियलिटी में असलियत में होता क्या है। असलियत में मैं कहूं गवर्नमेंट कंटिन्यूस सप्लाई पर थोड़ा बहुत जो है अपनी नजर बना भी सकती है, पर किसके गोडाउन से कब सामान उठा, कब रिमूव हुआ, कब गुड्स भेजे अप्रूवल के लिए, कहां किसी को इतना पता होता है। तो कायदे से तो मेरी आपकी हम जैसे लोगों की जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है उसी के बिहाफ पर टैक्स इनवॉइस जारी होते हैं। लेकिन सरकार आपसी अंडरस्टैंडिंग पर तो नहीं छोड़ सकती ना इन चीजों को। तो सरकार को एक एक्ट बनाया गया, उसमें चीजें लिखी गई हैं कि हम इस तरीके से मानेंगे। उसमें कायदे से आप इनको मान रहे हो नहीं मान रहे हो वो एक अलग मसला है, नहीं मान रहे तो भी सरकार कहां पकड़ पा रही है, लेकिन पकड़ेगी तो फिर ट्रीटमेंट इस हिसाब से होगी। तो ये एक बेसिकली एक इंडिकेशन टैक्स इनवॉइस को जारी करने का दे दिया। ठीक है, चलो गुड्स के आपने टैक्स इनवॉइस जारी कर दिए। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही है। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब नॉर्मल चार्ज, जैसा आप डेली लाइफ में अक्सर देखते हैं। आप शॉप पर गए, आपने सामान बोला सामान दे दो, भाई साहब ने, गुप्ता जी ने सामान निकाल के दिया, सामान आपके पास आ गया, आपने पैसे दिए प्लस उसमें जीएसटी जोड़ कर दिया। ओके, ये फॉरवर्ड चार्ज होता है, सिंपल सा फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, एक रिवर्स चार्ज होता है, उस पर अभी आते हैं। ये कह रहे हैं सरकार आपसे कब टैक्स मांग सकती है, कहने का मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई यूजुअली होता है ना कि भाई जैसे आप शॉप पर जाते हो, आपने सामान खरीदा, पैसे दिए, बिल आ गया, बिल पर डिटेलिंग पूरा लिखी, तो वो जो जैसे ही वो बिल है दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। जब वो बिल तैयार हुआ है दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, और अब उस पर जो टैक्स कलेक्ट हो गया है वो सरकार मांगने के लिए पूरी की पूरी मतलब तैयार है कि हमें ये वाला टैक्स दे दीजिए, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। इसको इलेबोरेट करते हैं, वो टैक्स ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, दैट इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर जिस डेट पर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, कहने का मतलब ये आपने ऊपर अभी जो समझा सेक्शन 31, ठीक है, या फिर इन दोनों में से जल्दी नहीं, इन ए और बी में से जल्दी देखना है, जिस डेट पर आपने पेमेंट रिसीव करी है, ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा, ठीक है, बात को समझिएगा। ये मैं हूं, अरे बाप रे, ये मैं हूं, ये आप हो, आप, ठीक है जी, ये आप हो। मैंने आपको गुड्स बेचे, मैंने गुड्स रिमूव करे, ठीक है, कब करे सर, डेट अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 5 सितंबर 9 तारीख को रिमूव करे, ठीक है, और मैंने इनवॉइस बनाया 6/9 को, अगली तारीख को। अरे मैंने इनवॉइस बनाया, आज इनवॉइस की स्पेलिंग को क्या हो रहा है, मैंने इनवॉइस बनाया 6/9 को। कायदे में, रियलिटी में सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस की डेट मानी जाएगी 5/9। कौन सी मानी जाएगी, 5/9 मानी जाएगी कायदे से। जब मैंने गुड्स रिमूव करे और मैंने 5/9 को करे, और मैं 6/9 को वास्तव में आपको कि भाई यार लेट हो गए दोस्त, यार आज फटाफट शटर बंद कर रहे हैं, कल आज के अपना बिल ले जाइयो, मैंने कल आपका इनवॉइस बनाया, कायदे से इनवॉइस की डेट 5/9 मानी जाएगी। जब आपने गुड्स रिमूव करे तभी आप बाध्य थे, ठीक है। लेकिन मान लो कई बार ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या मैंने आपका इनवॉइस, ठीक है, इस बार बिल्कुल सही लिखी गई, इनवॉइस 3 तारीख को ही बना दिया था, आपने फोन करा कि यार मैं आ रहा हूं तेरे से सामान लेने, मेरा बिल तैयार रख, मैंने बिल बना दिया, तुम आए नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अगले दिन मैंने फोन किया, तुमने उठाया नहीं, तुम 5 तारीख को आए, मैंने कहा यार तूने परसों का फोन करा हुआ है, यार बिजी था, तुम आए। इस केस में रिमूव गुड्स बाद में हुए लेकिन इनवॉइस पहले बन गया था, तो दैट डेट 39, क्योंकि क्या बोला सेक्शन 31 ने कि रिमूवल पर या रिमूवल से पहले आप कभी भी इनवॉइस बना लो, वो इनवॉइस की डेट मानी जाएगी, रिमूव के बाद की डेट हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती। क्लियर, सीधी सी बात है। अब एग्जांपल उधर क्या कह रहा है दोस्तों, आपने, ठीक है, अब मैं मान रहा हूं, मैं ये वाली डेट हटा दे रहा हूं, मैं मान लीजिए ये वाली डेट हटा दे रहा हूं, उसकी कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, 39 हमारी डेट आ गई। अब जो है, अब आपकी जो पेमेंट है, पेमेंट दोस्तों आई 6/9 को, ओके क्लियर। तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी सर, इन दोनों में से अर्लियर डेट,
डेट, इन दोनों में से अर्लियर डेट, दैट इज 39, दैट इज व्हाट 39। क्लियर? अगर पेमेंट रिसीव हो जाती, अगर पेमेंट रिसीव हो जाती 2 तारीख को, भाई ने पैसे ही पहले भिजवा दिए थे, तो ये डेट क्या हो जाती सर? वो डेट आपकी 2/9 हो जाती है, 29 हो जाती। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, वो एक बात पते की जो मैंने लिखी हुई है वहां पे। शुरू में ऐसे था, शुरू में ऐसे ही था गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज में, गुड्स के केस में शुरुआती दिनों में ऐसे ही था। लेकिन इसमें फिर थोड़ा सा ना घपला होने लगा। घपला ये होने लगा कि लोग टैक्स से बचने के लिए, अपने खर्चे दिखाने के लिए पेमेंट्स पहले ही भिजवाने लग गए। पेमेंट्स जो है पहले ही भिजवाने लग गए कि भाई अभी सामान खरीद रहे हैं आपसे, भाई सामान पैसे भिजवा रहा हूं, पैसे ले, हाँ ठीक है भिजवा दे। कब सामान कब भिजवाना है? अरे 6 महीने बाद। अबे पागल हो गया, 6 महीने बाद पैसे पकड़ा रहा, अरे तू रख यार, अब तू रख। तो ये थोड़ा गुड्स के केस में दिक्कत होने लग गई है ना। गुड्स के केस में फ्रॉड आसानी से हो जाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने इशू करा कि अगर कोई एडवांस में, ये एडवांस पेमेंट हो गई ना, इनवॉइस की डेट बाद में है, पेमेंट पहले आ गई, तो इनवॉइस की डेट ये एडवांस हो गया। एडवांस को कभी भी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। अनटिल अनलेस 1000 रुपए एक्सेस है तो ठीक है, 1000 रुपए एक्सेस तक चल जाएगा। उससे ज्यादा अगर आप एडवांस भेजोगे तो उसको सप्लाई नहीं कंसिडर होगा। तो कुल मिलाकर गुड्स के केस में जो इनवॉइस की डेट है ना, जो इनवॉइस की डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई है, वही टाइम ऑफ सप्लाई है। इट बिकम नॉन रिलेवेंट नाउ, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी करके ये चीज अब बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन कर दी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मैं रिपीट कर दूं, फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स के केस में जो इनवॉइस की डेट है ना, जो इनवॉइस की डेट है वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है। ये वाली चीज अब इररिलेवेंट हो गई है। समझ आ गई बात दोस्तों? हाँ जी सर, ये पॉइंट आपका यही लिखा हुआ है, ठीक है। नो जीएसटी पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नहीं माना जाएगा। अगर एक्सेस पेमेंट है, 1000 रुपए तक की पेमेंट है, तो वो आप अपने इनवॉइस में एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहे तो उससे अगले वाले बिल में भी एडजस्ट करते हो। 1000 रुपए तक का एडवांस जो है वो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और सप्लाई shall be deemed to be have been made to the extent of covered by invoice payment. That is interesting thing. इसका मतलब क्या है? देखो सीधी सी बात, समझिएगा बात को, कि मेरा और आपका दोस्तों, मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि मैं आपको 100 क्विंटल गेहूं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको 100 क्विंटल गुड्स दूंगा। हमारा एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहली किश्त में 25 क्विंटल का सामान प्रोवाइड कराया, 25 क्विंटल का सामान भेजा। तो दोस्तों इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में 25 क्विंटल जो है उसकी सप्लाई मानी जाएगी। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तुम कितने का भी करवा लो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुमने आज 5000 क्विंटल का करवा दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। सरकार कह रही है यहां पे, सीधी सी बात है, जो इनवॉइस कटेगा ना, जो पेमेंट इनवॉइस का हिसाब होगा, उस पर हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। एग्रीमेंट और क्वांटिटी का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। राघव ट्रेडर जी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज देंगे, आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, ध्यान दीजिएगा। गुड्स वर सप्लाइड ऑन 310 को गुड सप्लाई हुए और इनवॉइस जारी हुआ 5/10 को। पहले इन दोनों डेट्स को देखो सर, इसमें जिस दिन गुड सप्लाई हुए हैं तभी जारी हो जाना चाहिए था, तो ऑब्वियसली ये डेट मेरे पास आ गई, ठीक है। पेमेंट रिसीव हुई, हालांकि इसकी पेमेंट बाद में ही रिसीव हो रही है, 9/10 को ही रिसीव हो रही है। तो सीधी सी बात यहां पर क्या निकल कर आती है हमारे सामने कि ये तो वैसी बाद में, अगर पहले भी होती तो ये एडवांस हो जाता, ये इररिलेवेंट है। एंड दैट डेट इज टाइम ऑफ सप्लाई, ये हमारी डेट टाइम ऑफ सप्लाई है, ओके। ऐसे ये एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, डाला है इसमें, जैसा कि मैंने बताया कि अब रिमूवल है, डेट व्हेन गुड्स आर अवेलेबल है, जो भी अर्लियर डेट होगी, पेमेंट की डेट है, आप मैच आउट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। सो द कंक्लूजन इज, सबसे पहले वाले पार्ट में सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में जब भी गुड सप्लाई हो रहे हैं, रिवर्स चार्ज के अंदर हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो डेट ऑफ इनवॉइस है वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। रिवर्स चार्ज पर आते हैं दोस्तों। अब मुझे नहीं मालूम आपने जीएसटी अभी कितना पढ़ा है, मैं यहाँ पे अब आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। रिवर्स चार्ज में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। रिवर्स चार्ज होता क्या है, वैसे हो सकता है आपको पहले से आता हो, लेकिन हम जीरो से कंसिडर करके चल रहे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए नॉर्मली हमारी लाइफ में क्या होता है, वी एज अ बायर, ठीक है, वी एज अ बायर, राइट, सेलर के पास जाते हैं, है ना,
सेलर के पास, हमारा इनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो होता है। हम ये हमारे पास क्या देते हैं, ये गुड्स देते हैं, हम इनको प्राइस प्लस जीएसटी पे करते हैं, है ना। ये प्राइस ये इनका होता है और जीएसटी सरकार के पास चला जाता है। क्लियर? इसे कहा जाता है फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए, बायर है, ये सेलर है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, ये यहां पर गुड्स दे रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं, ये इनको प्राइस पे कर रहे हैं, और जो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा वो जीएसटी बायर को ही जमा कराना है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को ही जमा कराना है बायर को। इट इज नोन एज व्हाट, फॉरवर्ड चार्ज। इसे फॉरवर्ड चार्ज, ओ सॉरी माफ कीजिएगा आरसी, इसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे चल के एक चैप्टर भी हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज का, इस बेसिस को रिवर्स चार्ज कहा जाता है। तो अभी जो आपने सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 पढ़ा था दोस्तों, वो ये वाला पढ़ा था, फॉरवर्ड चार्ज वाला। उसमें जैसे हमने बोला कि जो इनवॉइस की डेट है यूजुअली उसी को हम अपना टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे कि रिवर्स चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक बिल्कुल आसानी से समझ आ गया। अब ध्यान देंगे जरा, रिवर्स चार्ज के अंदर और कुछ नहीं, यहां पे 3 डेट को एनालाइज करना है, ABC, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ध्यान दीजिएगा, देखो पेमेंट का आपको मालूम होगा, पेमेंट तो सर हमें मालूम है, जिस डेट पर पेमेंट आएगी वो हमें कंसीडर करनी है। ऊपर भी हम कंसीडर कर रहे थे लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया नोटिफिकेशन की वजह से। जिस दिन पैसा आया, ठीक है, जिस दिन पैसा आया का मतलब क्या होता है, या तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ हो या फिर आपने बुक्स में उसकी एंट्री कर दी हो, दोनों में से कोई भी डेट जो पहले होगी। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जो एक्चुअल में आपको गुड्स आपके हाथ में आए वो वाली डेट, या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जो भी इनवॉइस की डेट होगी उसमें 30 दिन जोड़ लेना, उसमें 30 दिन जोड़ लेना, सीधी सी बात है। वो इन 3 डेट को आप कंसिडर करेंगे, इस तीन डेट में से जो भी सबसे पहली डेट होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। समझ आ गई? समझ आ गई बात के नहीं? यस और नो? अब जैसे ये क्वेश्चन आपका आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले आपको करा रहा हूं केस 2 और केस 3। डेट ऑफ इनवॉइस ये थी 1 नवंबर, इसमें इमीडिएटली आपने सीधी सी बात है 30 दिन जोड़ लिए। 30 दिन जोड़ने के बाद आपकी डेट, 30 दिन से मतलब अगला दिन, ध्यान देंगे डेट क्या लिखा हुआ है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। तो इसमें जैसे ही आपने 30 डेज जोड़े तो इसको 2-12 कर लो, इसको 2-12, ठीक है। ये डेट है हमारे लिए, ये डेट इररिलेवेंट हो गई है, ठीक है। इसके बाद आगे ये डेट ऑफ रिसीट की है, पेमेंट हमें जब मिली, डेट ऑफ एंट्री ऑफ बुक्स इन अकाउंट्स, और जिस दिन आपने अकाउंट, एक सेकेंड, पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स मतलब जो ऑफिस की किताबें थी उसमें इस दिन एंटर करा, लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो इस दिन हुआ, तो मुझे अर्लियर वाली लेनी है, ये डेट लेनी है, ठीक है। दोनों में से जो जल्दी होगी। तो ध्यान दो, 3 डेट है दोस्तों आपके पास, 2-12, 5-12, 25-11। कौन सी होगी सर? आप समझ गए सर, ये 5-11 रहेगी, 5-11 रहेगी, दोनों इनमें से अर्लियर। यहां पर आ जाते हैं, इसमें इमीडिएटली आपने 30 दिन जोड़े, 30 दिन जोड़ने के बाद ये 31 दिसंबर आ गई, 31 दिसंबर 2-12, 11 महीना था ना, हाँ। और इसमें से भी इसमें देखो अब अकाउंट जो क्या नाम है बैंक अकाउंट है उसमें पेमेंट जल्दी हो रही है, तो ये डेट आ गई। तो 31-12, 2-12, 20-11, सर ये वाली डेट जिस दिन पेमेंट आ गई टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, बात खत्म। अब वापस आओ फर्स्ट वाले पे, वहां पे 2 पॉइंट थे इसलिए मैंने इसको रोका। 30-11, इसमें आपने इमीडिएटली 30 दिन जोड़े और उससे अगला दिन लिया, सर 31-12 हो गई, 31-12, ये एक डेट है, ये एक डेट है। तो इसमें क्या है कि कुछ पेमेंट इस टाइम मिल गई, कुछ पेमेंट आपकी बाद में मिल गई, तो इसमें आप मान सकते हैं कि 2 अलग अलग लॉट में आपका जो पार्ट है, जो अलग अलग पार्ट में पेमेंट हुई, तो आप अलग अलग कंसिडर कर सकते हो। एक बार इस डेट से कंसिडर कर लो, एक बार इस डेट से कंसिडर कर लो, तीनों में से जल्दी आएगी। एक में आपकी ये वाली डेट आ जा रही है 25-11, और दूसरे वाले में 31-12, 2-12, इसमें 2 बार आ जा रही है, दैट्स इट।
आप यहां पे कंसिडर कर लेंगे। गॉट द पॉइंट? यस और नो? ये बात होगी सिंपल सी। रिवर्स चार्ज भी हो गया, फॉरवर्ड चार्ज भी हो गया। अब बात करते हैं वाउचर सप्लाइड बाय सप्लायर। कई बारी वाउचर दे दिए जाते हैं कि आपको ये जो बेसिकली आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, शॉपिंग करने पर वाउचर दे दिए गए, इसे शॉपिंग के लिए दे दिया। अब आप इसको 2 महीने 3 महीने में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल। डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर जो होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, अदरवाइज जिस दिन शॉपिंग करी जाएगी। ध्यान दीजिए, आपको एक वाउचर मिला, उस वाउचर पर आपको मिला, इस वाउचर की मदद से आप कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हो। कपड़ों की शॉपिंग, तो कपड़े इज आइडेंटिफाइबल कि कपड़ों की शॉपिंग करेंगे। तो जिस दिन वाउचर दिया था वो टाइम ऑफ सप्लाई है, लेकिन इस पर आप शॉपिंग कर सकते हो। इस पर बिग बाजार में जाके, शॉपर स्टॉप पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। तो इट्स नॉट वेरीफाइड कि क्या शॉपिंग करना है। वो कपड़े खरीदेगा, अपने जूते खरीदेगा, परफ्यूम खरीदेगा, वॉच खरीदेगा, क्या भी खरीद ले। तो जो ये ऑल अदर केस आ गया। तो इसमें जिस दिन शॉपिंग होगी, जिस दिन वो शॉपिंग करेगा, जिस दिन वो चीजों को खरीदेगा, वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बराबर बात आपकी। और सीधी सी बात है, इसके अलावा अगर कोई और मतलब ये ऊपर वाले लॉज अगर अप्लाई ना हो, अब ये रेजिजुअल केस, बेसिकली रेजिजुअल सेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने लगा दिया कि भाई अगर और कोई हालात हमें नहीं मिल रहे, हम इनवॉइस से नहीं पकड़ पा रहे, रिवर्स चार्ज में क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसके केस में जब भी पीरियोडिकल रिटर्न्स तैयार होती हैं या जिस दिन पेमेंट रिसीव होती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है मेथड जो है वो लगा देती है कि हाँ भाई ये एक टेंटेटिव डेट मान लेते हैं। एक तरह से ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, वो सरकार ने लिख दिया कि लिख दो। सरकार ने बोल दिया कि लिख दो इसको, ताकि कुछ ऐसी दिक्कत ना हो, आइडेंटिफाइबल ना हो। तो कहने का मतलब यहां पर पता क्या होता है, फिर वो जो असेसिंग ऑफिसर है ना, वो अपना हिसाब किताब लगाता है, अपने तरीके से ट्रीटमेंट करता है। ओके, अच्छा सर, अगर किसी पेमेंट पर कुछ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी वगैरह लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आज आपके लिए, आज मैं ये डेट एज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए आज 15 सितंबर है, मैंने आपके लिए गुड्स जो है वो रिमूव कर दिए और मैंने आज ही के दिन इनवॉइस जारी कर दिया और आपने मुझे 50,000 की पेमेंट करनी है ना। ये हो गया 50,000 की पेमेंट करने, सब कुछ ठीक जा रहा है। आपने मुझे पेमेंट 2 महीने के अंदर करनी है, आपने पेमेंट 4 महीने बाद करी, तो मैंने इंटरेस्ट लगा दिया। मैंने कहा जी ब्याज देना पड़ेगा और 2,000 रुपए मैंने आपसे एक्सेस चार्ज कर लिया। अब ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई तो देखो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। टाइम ऑफ सप्लाई तो ऑलरेडी सितंबर में हो चुकी है। सितंबर का हिसाब किताब अक्टूबर की रिटर्न में हो गया होगा, है ना। सारा हिसाब किताब हो चुका है। हमने 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, लेकिन अब तो 52,000 की होगी, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा। अब इसको कैसे रेक्टिफाई कर ले? तो इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सरकार ने बोला इतना परेशान नहीं होना, ये पेनल्टी वगैरह जिस महीने में आपको मिलेगी, जिस डेट पर आपको मिलेगी, वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। दैट्स इट, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये दोस्तों हमने गुड्स का जो क्राइटेरिया है वो हमने पूरा का पूरा वाइंड अप करा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेनली 3 केस थे हमारे। पहला था गुड्स वाला, ठीक है। गुड्स मतलब फॉरवर्ड चार्ज के केस में सर उसमें तो डेट ऑफ इनवॉइस ही है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन के जरिए एडवांस मना कर दिया गया है। रिवर्स चार्ज में 3 डेट देखी, कब पेमेंट आई, कब गुड्स आए और इनवॉइस प्लस 30 डेज। इस तीनों में से जो पहली डेट होगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। और वाउचर का बड़ा सिंपल है। वाउचर अगर सिर्फ कपड़ों का है मतलब आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन इशू हुआ, अदरवाइज जब शॉपिंग करने जाएंगे, रिडीम करेंगे उसको, तब होगा। ओके, अब दोस्तों आ जाते हैं सर्विसेज के केस में, ठीक है। सर्विसेज के केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, आइए इस पर जरा बात करते हैं। सर्विसेज के केस में गुड्स आपने खत्म कर लिए, तो पहले तो लड़ाई इनवॉइस की है, क्योंकि सब कुछ देखा जाए तो इनवॉइस से ही शुरू है। ओके, इनवॉइस के केस में नॉर्मल केसेस में 30 दिन के अंदर इनवॉइस जारी कर दो। जब आपने सर्विस दी है, सर्विस के लिए टैक्स इनवॉइस करने के लिए, जारी करने के लिए 30 डेज का समय दिया गया है। और बैंकिंग इंश्योरेंस के केस में यह समय 45 डेज है। सर 30 डेज का क्यों? कई बार होता है ना कि सर्विसेज करवाते हो, पेंट करवाया जी आज किसी से, रंग रोगन करवाया या सर्विसेज ली, तो सर्विसेज को जज करने के लिए हाँ जी ये काम ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और होगी, थोड़ा और सर्व करना पड़ेगा, इस तरह से ड्रामे जो है बाहर के चलते रहते हैं, तो इसलिए समय थोड़ा बढ़ाया गया है। नॉर्मल केसेस में 30 डेज है, इंश्योरेंस बैंकिंग के केस में 45 डेज है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई है, ये तो वन टाइम सप्लाई हो गया, कंटिन्यूस सप्लाई गैसेस वगैरह जो है सप्लाई होती हैं। अगर पेमेंट की ड्यू डेट असर्टेनेबल हो, मतलब फिक्स हो,
कि इस डेट पर पेमेंट होगी ही होगी, तो जिस दिन पेमेंट मिलने वाली है उस दिन तक पेमेंट कर देना, उसके बाद मत करना। उससे पहले कर सकते हो, बाद में मत करना। जब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, सेम वही चीज, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर ड्यू डेट है, यहां पर क्या है, रिसीट वाली डेट है। सर दोनों का एग्जांपल देखो, समझो इजी। मैं आपके घर बिजली सप्लाई करता हूं, मैं बिजली की सर्विसेज आपको दे रहा हूं, ठीक है, या कोई और किसी प्रकार की सर्विसेज दे रहा हूं। मैंने बोला है हर महीने की आखिरी तारीख पर हिसाब हो जाएगा, हर महीने की आखिरी तारीख पर हिसाब हो जाएगा। दैट इज डेट इज असर्टेनेबल, दैट इज डेट इज असर्टेनेबल। तो जो ड्यू डेट है उस डेट तक आप इनवॉइस जारी कर दो। एक तो ये ट्रीटमेंट हो सकती है। दूसरी ये, मैंने बोला जो सर्विस मैं आपको दे रहा हूं उसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, उसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, लेकिन जब 100 यूनिट पूरी हो जाएंगी ना तब मैं पेमेंट ले लूंगा, है ना। अब हो सकता है 100 यूनिट आपकी एक महीने में हो, एक हफ्ते में हो, 2 महीने में हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी में डेट आपकी असर्टेनेबल नहीं है कि आप नहीं पता लगा सकते कब होगी। लेकिन जब मान लो 100 यूनिट की तय हुई थी तो 100 यूनिट पूरी हो गई तो अब मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए मेरी, तो उस डेट पर या उस डेट से पहले, रिसीट वाली डेट से कि जी इस डेट पर पैसे दे देना, तब आपका इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए। और आप सारे केसेस देख लो, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, ऑल दीज आर क्रिएटेड विद नॉर्मल, क्या नाम है आपका, कंसिडरेशन, एक अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर डेट्स डिटरमाइन हो रही हैं। पेमेंट इज लिंक्ड विद कंप्लीशन, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग की सर्विसेज दे रहा है अपनी, तो जी जब ये 20% काम हो जाएगा, 30% काम हो जाएगा, 50% काम हो जाएगा, आपको मेरी पेमेंट रिलीज करनी है। तो बस जब वो टास्क, वो एक लिंक आपका कंप्लीट हो, 20% कंप्लीट हो रहा है उस डेट पर या उससे पहले, जैसे ही काम जितना कंप्लीट होगा इनवॉइस जारी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर सप्लाई सीज हो जाए कि भाई नहीं अब हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, टाटा बाय बाय करने चाह रहे हो, तो जिस दिन सीज हुई है उस डेट पर आप, उस डेट तक आपका इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट तुरंत कह रही है जैसे ही कुछ भी मामला सेट हो तभी इनवॉइस जारी करो। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसमें भी वही केस करने हैं। वहां पर मेन हमने चार थे, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर और रेजिजुअल अदर केस, तो कुल मिला के 3 ही थे। वही आप यहाँ पे पढ़ेंगे, फॉरवर्ड चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में और आपका वाउचर के केस में। तो सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज पे आते हैं, बड़ा सिंपल, देखो सिंपल सी चीज है। इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम, अगर आपने इनवॉइस विद इन द टाइम इशू कर दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल 30 डेज के अंदर इशू कर लिया था, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिस दिन आपका इनवॉइस जारी हुआ है, जिस दिन आपका इनवॉइस जारी हुआ है या आपने पेमेंट ले ली है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एडवांस पेमेंट एक्सेप्टेबल है। सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में, गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट की मना हुई थी। यहां पर अगर पेमेंट पहले आ जाएगी, इनवॉइस के जारी करने से पहले ही आ जाएगी, तो भी उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा सर्विसेज के केस में। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करा, इनवॉइस जारी नहीं करा, तो गवर्नमेंट ने देखो क्या करा हुआ है, जब सर्विस दे दी या जब पेमेंट ले ली, इनवॉइस को लिखा ही नहीं, मतलब लेट इनवॉइस की तो कोई वैल्यू नहीं है। सर्विस दे दी ना, आपने आज सर्विस दी, आपने आज बेनिफिट दिया, आज इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए था, ठीक है। पहले वाला केस, आपने इनवॉइस जारी नहीं करा, बाद में कर रहे हो, मतलब वो 30 डेज पूरे हो गए तब कर रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारी गलती, तुम लेट जा रहे हो, 30 दिन का टाइम दिया था ना, नहीं कर रहे, इस दिन, इसी दिन, ये जो प्रोविजन फॉर सर्विस है, जिस दिन की सर्विस थी वो, या फिर पेमेंट की डेट, इन दोनों में से जो पहले होगा हम उस पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। देखो प्यारा सा एग्जांपल समझो इसका, ध्यान दीजिए। मान लीजिए डेट ऑफ सर्विस 5/9 थी, 5/9 थी, ठीक है, डेट ऑफ सर्विस, अरे 5/9 थी, और जो पेमेंट है वो 10 तारीख को आ गई, ठीक है। मैंने इनवॉइस की बात नहीं करी अभी, मैंने अभी इनवॉइस की बात नहीं करी, या चलो थोड़ा और लेट कर लो, मजेदार कर लेते हैं, 30/9 को आई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सर्विस 5/9 को दे दी, पेमेंट 30 तारीख को आई, 30 दिन के हिसाब से, विद इन 30 डेज के हिसाब से आपको 5/10 तक
विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। तो सितंबर है, 30 दिन का महीना होता है, 5 अक्टूबर तक इस डेट तक इनवॉइस जारी कर देना चाहिए था। अगर आपने मान लीजिए इनवॉइस बनाया 28 तारीख को, 28/9 को, तो इस डेट और इस डेट में से अर्लियर कौन है सर? 28/9 इज टाइम ऑफ सप्लाई। हालांकि सर्विस इस डेट पर होगी, पर ठीक है, आपने विद इन द टाइम इनवॉइस जारी कर दिया। आपने इनवॉइस जारी करा 3 तारीख को, 3 तारीख को, अभी भी आप विद इन द डेट ही हो, अभी भी आप विद इन द डेट हो, पर इन दोनों में से अर्ली कौन है सर? ये वाली डेट, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी, ये तो 30/9 ठीक है, आपने इनवॉइस जारी करा 10/10 को, ये गलती कर दी। अब आपने विद इन द टाइम आपने इनवॉइस जारी नहीं करा, गवर्नमेंट ने कहा बक यहां से, अब मैं यही डेट लूंगा, यही डेट लूंगा, और इन दोनों में से 5/9 ही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इनवॉइस जो आपको जारी करने का समय दिया है उसका उल्लंघन ना करें, उसका ध्यान रखें और उसके हिसाब से इनवॉइस को जारी करें। ये इसका एग्जांपल, इसका लॉजिक बेसिकली दोस्तों बनता है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। और पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला, पेमेंट का मतलब वही है कि आप जिस दिन आपने या तो बुक्स में एंट्री करी हो या आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ हो पैसा, दोनों में से जो अर्ली डेट होगी। और 1000 रुपए तक की एक्सेस पेमेंट आप यहां पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जैसे यहां पर है, क्वेश्चन तो मैंने इसमें काफी और भी डाले, लेकिन उनको आप ट्राई करिएगा, मैं कंसेप्ट वाले आपको लगभग सारे करा देता हूं। ध्यान दीजिए फटाफट से दोस्तों, कई सारे केस हैं, कुछ पकड़ते हैं इसमें से, ठीक है। यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, एक एग्जांपल, बाकी आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस इसके मैं आपको एड ऑन करा दूंगा बाद में, ठीक है, जब हम और अभी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से आने से पहले। जैसे ये वाला मैं एक करा रहा हूं, फिर आगे मैं बढ़ रहा हूं, बाकी खुद आप प्रैक्टिस करेंगे। डेट ऑफ, हो सका तो मैं इनके जो एक्चुअल सॉल्यूशंस है दोस्तों वो भी आपको दे दूं, ठीक है। डेट ऑफ एक्चुअल प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये एक्चुअल डेट थी सर्विस की। अरे इस दिन पर इनवॉइस जारी हुआ, इस दिन पर पेमेंट आ गई। देखो, जो भी एक्चुअल प्रोविजन की डेट है उसमें 30 दिन ऐड कर लिए आपने विद इन 30 डेज, यानी कि आपको 31 नहीं, माफ करना, 11/12 तक इनवॉइस जारी कर देना चाहिए था। आपने कर दिया? हाँ जी सर, विद इन द डेट करा है। तो इस डेट को और इस डेट को देख लो, जो अर्ली है वो आपकी पेमेंट की डेट है। ऐसे ही 31 तारीख 11, ये आपका आ गया। क्लियर? यहां पर आपने, अगर मैं इसका कोई और इंटरेस्टिंग, हाँ ये देखो, ये वाला दोस्तों, ये वाला डेट देखो, छठा केस देखो, ये डेट थी तो 11/12 पर 11/12 तक आपको इनवॉइस जारी कर देना चाहिए था। आपने कब करा? एक दिन लेट हो गए, एक दिन लेट हो गए, तो सरकार कह रही भैया माफ करो, हम ये डेट नहीं मान सकते, हम यही डेट मानेंगे और पेमेंट की डेट को कंपेयर करेंगे। पेमेंट तो पता नहीं अगले साल जाके इस्तेमाल कर रहा है, अगले इस्तेमाल मतलब रिसीव कर रहा है, तो 10/11 इसकी डेट हो जाएगी, 10/11 इसकी डेट हो जाएगी। दैट्स इट, खत्म। और है क्या, बाकी चीजें आप इसकी कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। इसमें जब बेसिकली पार्ट वाले में जब पेमेंट आपकी रिसीव होती है पूरी, तब हम उसको लास्ट वाले कंसिडरेशन के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं आपको, मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको आपके पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, रिवर्स चार्ज पर आते हैं, ठीक, कंटेंट को फिनिश करें। और दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारा टारगेट सीरीज है, हम पूरे कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं, तो डीप एक्सप्लेनेशन में जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टिल मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं, इन क्वेश्चंस को अपने बेस्ट पॉसिबल वे में ट्राई करिएगा करने की। और जैसा मैंने बोला, आज जब वीडियो आपकी ये डलेगी तो मैं पीडीएफ ये वाली डाल दूंगा, लेकिन 1-2 दिन के अंदर इसको रिप्लेस करवा के विद द सॉल्यूशन दोस्तों मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूं कि विद द सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। रिवर्स चार्ज पर आते हैं। रिवर्स चार्ज वाला केस बिल्कुल सिंपल है। इसमें अर्लियर डेट ऑफ, सीधी सीधी बात आप ले लेंगे, जो आपकी पेमेंट जिस दिन रिसीव हुई है, पेमेंट जिस दिन रिसीव हुई है, या फिर 61 डे, इसमें 60 दिन ऐड हो जाते हैं। इसमें दोस्तों जो 60 डेज हैं वो ऐड हो जाते हैं, जहां पे आपने पहले 45 डेज करे थे, और सॉरी माफ कीजिएगा 30 डेज करे थे, यहाँ पे इनवॉइस में 60 दिन का समय दिया जाता है। तो ये आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। इसके काफी क्वेश्चन है, मैं इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। वाउचर वाला केस बिल्कुल सेम है, और जो रिज्यूअल वाला केस है वो भी बिल्कुल सेम है। वाउचर वाले केस में अगर सर्विस आइडेंटिफाइबल है तो जब वाउचर इशू करा होगा वो वाली डेट मान ली जाएगी, अदरवाइज जब शॉपिंग पे जाएंगे, जब उसका फैसिलिटी लेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग सेक्शन 14 में दोस्तों हम ये प्रोविजन देखते हैं, चेंज इन
चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कई बार होता क्या है कि मान लीजिए मैंने आज आपको गुड्स बेचे या आज आपको सर्विसेज दी, इनवॉइस जारी हो गया, पेमेंट नहीं आई, थोड़ा 3-4 दिन का समय लग जाता है ना, कई बार और भी ज्यादा समय लग जाता है, ओके। लेकिन इस दौरान बीच में ट्रांजैक्शन के होते होते सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ गया और उसमें जो टैक्स रेट है वो चेंज हो गया। चेंज कैसा भी हो सकता है, टैक्स रेट कम भी हो सकते हैं, टैक्स रेट बढ़ भी सकते हैं। पहले एग्जेम्प्टेड गुड था अब टैक्सेबल हो गया, या पहले टैक्सेबल था एग्जेम्प्टेड हो गया। तो उस केस में जब अभी ट्रांजैक्शन चल ही रही है तो हमें कौन सा टैक्स रेट अप्लाई करना है। हालांकि ये कंसेप्ट आपका थोड़ा थोड़ा मैच करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई से, बट ठीक है, इसको यहीं पर ही करेंगे हम, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हम टैक्स रेट इस पर कौन सा अप्लाई करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से कौन सा टैक्स रेट इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे जरा। तो उसके लिए दोस्तों मैं बड़ा छोटी सी ना टेबल आपकी बनाकर लेकर आया हूं, ठीक है। देखो, दो ही केस हो सकते हैं जब टैक्स रेट चेंज होने से पहले गुड्स और सर्विसेज या बोथ, ठीक है, दोनों के दोनों आपके सप्लाइड बिफोर चेंज। टैक्स रेट चेंज होने से पहले आपने गुड्स को सप्लाई कर दिया था, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा हो सकता है ऑब्वियसली सर गुड्स सप्लाई या गुड्स या सर्विसेज सप्लाइड आफ्टर चेंज। कब हुए, आफ्टर चेंज। तो मैंने बड़ी प्यारी सी टेबल इसकी बना रखी है, उसके हिसाब से आप टैक्स रेट को अप्लाई कर देंगे। वो क्या है, ध्यान दीजिए, 3 केस बनेंगे, सिंपल से 3 केस बनेंगे। केस ए, अगर इनवॉइस और दूसरी तरफ आपका पेमेंट, दोनों की कार्यवाही आफ्टर हुई है। गुड्स सप्लाई कर दिए, उसका इनवॉइस भी बाद में जारी हुआ, उसका पेमेंट भी बाद में रिसीव हुई। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो न्यू रेट है वही एप्लीकेबल होगा। और ऑब्वियसली जो इन दोनों में से पहली डेट रही होगी, इन दोनों में से जो अर्ली रही होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी, उसे टाइम ऑफ सप्लाई बोले जाएंगे जो अर्ली रहेगा, इसमें से नया रेट एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इनवॉइस जो है वो पहले ही जारी हो गया था और पेमेंट बाद में आई, तो ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा, याद रखिएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली आप ओल्ड रेट बोल रहे हो, तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, बराबर जो इनवॉइस का रहा होगा। और अगर इसका आपका उल्टा है, हाँ, कि पेमेंट, या नीचे ही लिखो, इनवॉइस बाद में लेकिन पेमेंट प्रायर पहले ही आ गई थी, तो इस कंडीशन में भी ओल्ड रेट आपका एप्लीकेबल होगा। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑब्वियस सी बात है सर, हम समझ गए, ये वाली डेट आप कंसिडर करेंगे। क्लियर? ये 3 सिंपल से केस, दोनों बाद में है न्यू, अदरवाइज ओल्ड रेट। सिंपल सा तरीका याद रखने का, और दोनों में से जो पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे यहां पर अब आगे अगर बाद में हो, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं पर इधर, हाँ, उसी के हिसाब से चलेंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या कहानी है, ध्यान दीजिएगा जरा। ए, इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले ही हो चुके थे। सप्लाई गुड्स बाद में करे, लेकिन हिसाब किताब पहले ही कर लिया गया था। दोस्तों इसमें ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल होगा। रीजन बीइंग कुछ भी कारण हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ भी दिक्कत हो सकती है, और इन दोनों में से जो पहली डेट रही होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन बी केस कहता है इनवॉइस आपका प्रायर,
इनवॉइस आपका पहले जारी हो गया और पेमेंट आफ्टर है, इसमें न्यू रेट एप्लीकेबल होगा, इसमें न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। सर यहां पर तो देखो पेमेंट इनवॉइस प्रायर, पेमेंट बाद में, ओल्ड रेट न्यू रेट, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो सप्लाई है ना वो मैटर कर रही है, यहां पे गुड्स ही बाद में सप्लाई हुए हैं। एंड सिमिलरली यहां पर ये वाला सी केस भी एग्जैक्टली आएगा और इसमें भी आपका न्यू रेट ही एप्लीकेबल होगा। ये सिंपल सा, ये स्पेशली जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आता है ना चैप्टर, तब आपको क्या नाम है ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें क्रिएट होता है वहाँ पे, क्योंकि हमें वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है कि इस वैल्यू पर हमें टैक्स लगाना है। टाइम ऑफ सप्लाई तो ऑब्वियसली सिंपल तो है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटेशन कुछ नहीं होती, कैलकुलेशन नहीं होती, वो मेनली हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में होगा। क्लियर दोस्तों? सो दैट्स द कंटेंट फॉर टाइम ऑफ सप्लाई, दैट्स द कंटेंट फॉर टाइम ऑफ सप्लाई। एंड यस, हमने बिल्कुल कंसेप्ट कवर करे अपने सारे के सारे जो भी हैं इसमें। मैं चाहता हूं एक बार अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करा दूं। तो आज जब ये वीडियो एडिट होकर डलेगी ड्यू डेट पर, तब शायद पीडीएफ ही जाए, बट हो सकता है 2-3 दिन में मैं उसको रिप्लेस करवा दूं। ओके दोस्तों, ये टाइम ऑफ सप्लाई हमने यहां पर अपना कंप्लीट करा। नेक्स्ट आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई दोस्तों हम करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2 दिन लगेंगे, उसको मैं थोड़ा टाइम देके चल रहा हूं। ओके, हाँ, यहां तक कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर आपका रेज होता है तो डेफिनेटली बताइएगा। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।